बरसों की मुसाफतें जब सिमटती हैं तो लफ्ज़ों का कहत पड़ जाता है। अरूप के लिए महज एक मुलाकात नहीं थी, अपनी इस शनाख्त की बासियाबी थी जो कहीं पीछे छूट गई थी। थाल मुलाजमा को थमाकर जब वो अपने भाई के सामने दस्त बस्ता खड़ी हुई तो इनकी खामोश आंखें बासर खान से वो सब कह गईं जो जुबान कहने से कासिर थे। भाई मुझे माफ़ कर दे। आवाज़ में हिचकियों का शोर था। माफ़ कर दिया है, इसलिए तो तुम्हारी दहलीज पर कदम रखा है। अरूप, बादशाह खान ने जब इनके सर पर हाथ रखा तो लगा जैसे बरसों से लटकती तलवार हट गई हो। फिर उन्होंने माहौल की बोझलपन को भांपते हुए धीमे से मुस्कुराकर कहा, अब क्या यहीं खड़ी होकर रोती रहोगी या हमें अपने घर वालों से भी मिलवाओगी? अरूप ने नम आंखों से तबरेज़ खान की जानिब देखा। अदब और मोहब्बत इनके लफ्ज़ों से झलक रही थी। ये वो हैं जिन्होंने आपकी बहन के सर पर इज्जत की चादर डाली, अपनी चार दीवारी और अपना नाम देकर मुझे नई जिंदगी बख्शी। अरूप ने रिवायत और अदब की पासदारी करते हुए तबरेज़ खान का नाम तो लिया ना लिया, मगर इनकी शख्सियत का सारा वक़ार चंद लफ्ज़ों में बयान कर दिया। फिर माहिद की तरफ रुख किया, और ये मेरा बेटा माहिद है। माहिद तुम्हारे मामू जान आए हैं। तबरेज़ खान ने रिवायती मतानत से के साथ कदम आगे बढ़ाया और बासिर खान ने से गर्मजोशी से मुसाफा किया। शुक्रिया, आपसे मिलकर दिली खुशी हुई। हमें भी। बासिर खान का जवाब मुख्तसर मगर पुरअसर था। माहिद ने आगे बढ़कर मामू के हाथ चूमे और गले मिला। अस्सलामुअलैकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। दूसरी जानिब रुतबा बेगम और अरूप का मिलाप परसों की प्यास बुझा रहा था। रुतबा बेगम ने उन्हें सीने से लगा लिया जहां अब गले शिकवों की कोई जगह नहीं बची थी। अरूप ने फिर इंशा का माथा चूमकर इसकी बलाएं ली। माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल परी लग रही है। यारम खान इसके तमाम मंजर पर से परे खामोश खड़ा इसे घर के दरो दीवार का जायजा ले रहा था। इसकी आंखों में एक अज़म था और एक अनकहा सवाल भी। आइए तशरीफ रखिए। तबरेज़ खान ने रिवायती मेहमान नवाजी के साथ सबको इशारा किया। कदमों की चाप के साथ सब इस वसी मेज़ की तरफ बढ़ने लगे जो बागीचे के वस्त में इसकी मुंतजर थी, मगर इन सब के ज़रा पीछे अरूप ने यारम को अपने हिसार में ले रखा था। आंखें तशकर से भीगी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया यारम, उन्होंने दबी आवाज़ में कहा। किस लिए फूफो जान? मेरे भाई को, मेरी फैमिली को मुझसे मिलाने के लिए। सच कहो तो अब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी ये दिन भी नसीब होगा। यारम के लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट। तबरेज़ ने अरूप के शाने पर हाथ रखा। नाउमीदी गुनाह होती है फूफो जान। लहजे में एक गहरा तासुर था। अरूप ने ठंडी सांस ली। जानती हूँ, तो फिर ये बात दोबारा कभी नहीं कहना। यारम ने इनकी आंखों में झांकते हुए कहा, अल्लाह कभी अपने बंदे को टूटने नहीं देता, वो बस आजमाता है और फिर बेहतरीन रास्ते खोल देता है। अरूप ने इसे देखा जो इस जवान बेटे के लहजे की पुख्तगी इन्हें सुकून दे रही थी, जैसे कोई पुराना भूला हुआ इत्मीनान लौट आया हो। वो दोनों मेरी तरफ से मेज़ की तरफ बढ़ने लगे, मगर यारम की नजरें एक बार गैर इरादी तौर पर इश्ताहदारी की सिमत उठ गईं जो घर के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जाती थी। अफजल खान के कमरे में तनाव इस कदर शदीद था कि दीवारों पर लगी तस्वीरें भी लरसती महसूस हो रही थी। वो अपनी कुर्सी पर नीम दराज गुस्से से तिलमिला रहे थे, जबकि इनके सामने आर्यान सोफे के आरामदार रेस्ट पर एक टांग लटकाए किसी बागी शहजादे की तरह बैठा था। इसकी बेनियासी अफजल खान के गुस्से को हवा दे रही थी। तुम इस तरह अचानक आए हो और इसे साथ ले जाना चाहते हो? अफजल खान की आवाज़ गरजी। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार होगी? आर्यान, वो तुम्हारी बहन है, तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी है। आर्या ने साकत नज़रों से अपने बाप को देखा, फिर बड़े इत्मीनान से अपनी लटकती टांग को चंबिश दी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट टिंगी जिसकी तस्दीक वो खुद एतमादी दोनों थे। वो मेरा मसला है बाबा, मैं इसे किस तरह ले जाऊंगा ये आप मुझ पर छोड़ दें। लहजा बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी बहुत मामूली बात का जिक्र हो। आप बस इजाज़त दे दें, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अफजल खान ने इसे देखा। वो जानते थे कि आर्यान की इसकी ठंडी खामोशी से पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा होता है। ये बेबाक अंदाज, ये बेपरवाह बैठने का तरीका, ये सब बता रहा था कि फैसला हो चुका है। वो इजाज़त लेने नहीं, इतला देने आया था। इजाज़त? अफजल खान तंज़िया हंसे। तुम कब से इजाज़तों के मोहताज हो गए आर्यान? तुम तो बस अपनी मर्जी मुसल्लत करना जानते हो। आर्यान सोफे से उठा, कपड़ों की शिकनें दुरुस्त की और एक गहरा सांस लेकर बाप के बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। जब आप मुझे इतना ही जानते हैं तो फिर जुबान से ये कह दें कि मैं अपनी बहन को लेकर जा सकता हूँ। आपका क्या चला जाएगा? आर्यान ने कंधे उचकाए। लहजे की बर्फ फिजा में जमने लगी थी। अफजल खान ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा, जिसमें बेटे की बेरुखी पर मलाल भी था और बेबसी भी। मेरा क्या जाना है? जो जाना था वो तो जा चुका। तुम दोनों ने छोड़ा ही क्या है जो अब चला जाएगा? उन्होंने थके हुए अंदाज में गर्दन कुर्सी की पुर्श से टिका दी। बस ये बताते जाओ कि इस लड़की के बारे में क्या सोचा है, इसका क्या सोचना है। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। माशाल्लाह, अफजल खान के लहजे में छुपा तंज उभर आया था। और तुम्हें लगता है इसका बाप इतना सब कुछ होने के बाद इसे तुम्हारे साथ जाने देगा? आर्यान की नजरें एकदम तीखी हुई। बीवी है मेरी, रोक कर दिखाएं। अहमक लड़के, बेटी है वो इसकी।
शादी के बाद शौहर का हक ज़्यादा होता है बाबा। आर्यान के वजूद से खतरनाक इर्तियाज छलक रहा था। वैसे भी मैं हक मांगने वालों में से नहीं हूँ, हम तो छीनने वालों में से हैं। जितना झुकना था झुक लिया, इससे ज़्यादा नहीं झुक सकता। आर्यान बकवास बंद करो, कोई नया तमाशा खड़ा मत करना, अफजल खान ने सख्ती से कहा। मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ, हाथ जोड़कर झोली फैलाकर इस लड़की को वापस ले आऊंगा, मगर खबरदार जो कोई ज़बरदस्ती की। आर्यान ने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। प्लीज़ यह सांस एहसान करने की ज़रूरत नहीं, हाथ क्यों जोड़ ले? क्या मैं वहाँ भीख मांगने जा रहा हूँ? मोहब्बत की भीख मांगना इनका ज़र्फ होगा। जिनके नसीब खाली हों, हम तो वो हैं जो अपनी किस्मत के फैसले तकदीर से छीन कर लाने का हुनर जानते हैं। इसके लबों अजीब से गरूर भरी मुस्कुराहट थी। वो पलता इज़्ल की तैयारी करवाएं, मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूँ, वहीं पढ़ाई शुरू करेगी, बाकी फैसले बाद में देखेंगे। ये हुक्म सुनाकर वो लापरवाही से मुड़ा और कमरे से निकल गया, जिसे बहस की गुंजाइश ही ना थी। पीछे अफजल खान खाली नजरों से जाता देख रहे थे। फिर नफी ने सर हिलाया और आंखें मूंद ली, जैसे वो जानते थे कि आर्यान की ये अना किसी न किसी को ले डूबेगी। अफजल खान खाली नजरों से बंद दरवाजे को देखते रहे। कितने बरस लगाए थे इसके इस बेटे को अपने हाथों से बड़ा करने में, और आज वही अपने वकार का जनाजा उठाते महसूस हो रहे थे। रात के इस पहर में बागीचे में सजी मेज़ एक ख्वाब का मंजर पेश कर रही थी। दरख्तों से लटकती रोशनियों की जर्द चमक खाने की खुशबुओं में फुली हुई थी, और हवा में एक अजीब सी मिठास थी जो शायद परसों बात मिलने की खुशी से जन्म ले रही थी। बातों की आवाज़ से, चमचों की खनक और हल्की हल्की हंसी सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो किसी पुरानी याद जैसा लगता था। तभी माहिद के कदमों की आहट ने एक लम्हे के लिए तवज्जो खींची। वो अबीरा को साथ ले आया। अबीरा ने पिस्ता रंग का लिबास कुर्ता पहन रखा था। वो रंग जो ना बहुत गहरा होता है ना बहुत हल्का, बस आंखों को ठहरने पर मजबूर कर देता है। दामन और आस्तीनों पर हाथ की बारीक कढ़ाई थी। सब्र और नफासत की गई प्लाजो इसी कपड़े का था और बड़ा सादा दुपट्टा कंधों पर पड़ा था, जिसका एक पल्लू रात की हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। चेहरे पर मेकअप का नाम नहीं था, मगर गंदमी रंगत पर रोशनियों की जर्द चमक ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर इसके लिए रोशनी तरतीब दे दी हो। सादगी में भी एक कशिश थी, वो कशिश जो बनावट से नहीं अंदर से आती है। यारन की नज़र उठी और एक लम्हे के लिए वहीं ठहर गई। सीने में कुछ हुआ। अचानक बेख्तियार बेनाम इसने नज़र हटाई और प्लेट में देखने लगा। हाथ में पकड़ा चम्मच एक लम्हे को ताकत रहा, फिर हरकत में आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमीरा ने बागीचे में कदम रखते ही पहली नज़र अपने माँ बाप पर डाली, फिर मेज़ पर बैठे मेहमानों की तरफ अरूप मुस्कुराते हुए तारुफ करवा रही थी। ये मेरी बेटी अबीरा है। अबीरा ने आगे बढ़कर बासिक खान से आदाब से मिली। जीती रहो, खुश रहो। रुतबा बेगम ने मोहब्बत से इसे देखा। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इंशा से भी खुश दिली से मिली। हल्की मुस्कुराहट, हल्का सलाम, गले मिलना सब एक रस्म की तरह था। मगर मेज़ के इस कोने में जहाज यारम बैठा था, अबीरा की नज़र वहाँ से गुजरी, बिल्कुल इसी तरह जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। न सलाम, न नज़र, न कोई इशारा। बच्चा बाकी सब शायद महसूस नहीं कर पाए, मगर यारम ने किया। इसने एक बार फिर प्लेट में देखा, लुकमा उठाया। चेहरे पर कुछ नहीं आया, मगर कहीं अंदर एक अजीब सी कसक थी जिसे नाम देना इस वक्त मुमकिन नहीं था। रात की खनखवा और मेज़ पर सजे रंग बिरंगे लजीज पकवानों की मिली जुली खुशबू ने पूरे माहौल को महका कर रखा था। अरूप ने मेज़ सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर डिश इसकी बरसों की चाहत और अपनाइत का पता दे रही थी। वो खुद उठ कर बड़े मान से सबकी प्लेटों में खाना डाल रही थी। बासिक खान ने जब पहला लुकमा लिया तो जैसे पुराने ज़मानों का कोई जाना पहचाना जायका इनके पूर में उतर गया था। उन्होंने आंखों में तहसीन लिया, अरूप की तरफ देखा। माशाल्लाह अरूप, तुम्हारे हाथ का जायका तो आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। इनके लहजे की मिठास और एतराफ़ ने अरूप के चेहरे को यकदम गुलाब कर दिया। मेरे भाई को पसंद आ गया तो समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई, अरूप ने नहायत मतानत से कहा। इसके चेहरे पर एक ठहरी हुई मुस्कुराहट थी, वो इत्मीनान जो एक अरसे बाद इसके नफोश पर उभरा था। वो मेज़ के गिर्द घूमते हुए सलीके से सबको खाना सर्व कर रही थी, साथ ही साथ सर पर ढलकते शफून के दुपट्टे को बार बार पल्लू से पकड़कर दुरुस्त करना नहीं भूलती थी। तबरेज़ खान ने प्लेट में रखी बोटी तोड़ते हुए नजरें उठाकर इसे देखा। वो अपनी खानम के लहजे में इसकी इस नरमी पर दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा कर रहे थे। इनकी तवज्जो खाने से ज़्यादा अरूप के पुरसुकून चेहरे पर थी। अरूप ने एक बार फिर दुपट्टा सर पर जमा लिया और अपनी भाभी के करीब बोली, ये लें भाभी, आपको पसंद है ना? खास आपके लिए बनवाया है, उन्होंने धीमे और संजीदा लहजे में कहते हुए सालन इनकी प्लेट में डाला। अरूप मेरी जान, इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, यहाँ आओ हमारे साथ बैठो। रुतबा ने इनका हाथ पकड़कर बैठना चाहा। नहीं प्लीज़, मुझे ये सब करने दे। ये वो ख्वाब है जो मैंने रातों को देखा। आज इसे सच होता देखकर मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। अरूप की आंखें नम थी। फुफो, ख्वाब अगर सच्चे दिल से देखे जाएं तो महज ख्याल नहीं रहते, हकीकत बन जाते हैं। बस बंदे का यकीन पक्का हो तो अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। यारम ने लुकमा तोड़ते हुए सर उठाया और अरूप को देखा। यारम की बात पर अबीरा ने एक लम्हे के लिए नजर उठाकर इसे देखा। न जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़का था, जबकि यारम ने ये अरूप को देखकर कहा था कि ये तो बिल्कुल वासे था। इसकी नज़र इसी पर जोर टिकी हुई थी। अबीरा ने खामोशी से नजरें झुका ली।
टेबल पर ईद जैसी खुशी का समा था। हवा में मुसर्रत की कोई अनजानी खुशबू घुली हुई थी। छोटे छोटे झोंके जैसे खुद भी इसी खुशी में शरीक हों। बातों के दरमियान खाना सब खत्म हुआ। किसी को पता अंदर चलते हैं। अरूप अपनी कुर्सी पीछे धकेलते हुए उठते हुए कहा। सब एक साथ खड़के अंदर की जानिब चल पड़े। अबीरा जी, जल्दी से सबके लिए अपने हाथों से चाय बनवाओ, अरूप ने कहा। जी। अबीरा ने मुख्तसर जवाब दिया। माँ का हुक्म मिलते ही अबीरा किचन की तरफ मुड़ गई और सच कहा जाए तो वो पहले ही किसी की नजरों से ओझल होना चाहती थी। वो नजरें जिन्हें वो बार बार अपने चेहरे पर नजर कर रही थी। फुप्पो, हम चाय बाद में पियेंगे, पहले आप हमें अपना घर दिखाएं, इंशा ने अरूप से कहा। हाँ क्यों नहीं मेरी जान। अरूप के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। चलें भाभी, मैं आपको दिखाती हूँ, अरूप ने रुतबा से कहा। जी जी चलें। आप नहीं चलेंगी? रुतबा ने पलट कर बादशाह खान को वही खड़े देख कर बोली। नहीं भई, हम तो माहिर और खान साहब के साथ कुछ देर गपशप लगाएंगे। आप लोग जाएं। ठीक है, ये आपकी मर्जी। यारम तुम चल रहे हो? जी। चलो फिर आ जाओ, रुतबा से कहते ही यारम ने इनके साथ हो लिया। इधर माहिर, तबरेज़ खान और बादशाह खान ड्राइंग रूम में जाकर बैठ चुके थे और अबीरा किचन में सबके लिए चाय बनाने में मसरूफ थी। आरियान खान चेहरे पर बेफिक्री सजाए उंगली पर गाड़ी की चाबी किसी लट्टू की तरह तेजी से घुमाता हुआ बाहर निकल रहा था। इसकी चाल में एक खास किस्म की तेजी थी, जैसे वो यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहता हो। ऐन दहलीज के पास पहुंचते ही सामने से आते सारम से इसकी जोरदार टक्कर हुई। उफ! आर्यन के लबों से बेख्तियार कराह निकली। झटके से इसका कदम पीछे हटा। इसने फौरन नजरें उठाकर देखा तो सामने सारम खड़ा था। तुम कब आए? सारम ने आर्यन की बदहवासी और तेजी को भांपते हुए हैरानी से पूछा। इसकी नजरें आर्यन के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो इसकी आंखों में छुपी बेचैनी को पढ़ना चाह रहा हो। तो जब तुमने देख लिया तब आया, आर्यन ने सड़ लहजे में मुख्तसर जवाब दिया। इसके चेहरे पर किसी किस्म की मुस्कुराहट या गर्मजोशी नहीं थी। ऐसे तुम्हें कौन सा दुनिया की होश है जो तुम्हें पता चलेगा कि कौन आया कौन क्या? जनाब तो इश्क में मसरूफ है। आर्यन ने घूमती हुई चाबी को मुट्ठी में दबोचा और एक जोरदार झटके से इसे पेंट की पॉकेट में डाल दिया। इसके अंदाज में बेजारी और एक अजीब सी तलखी थी। अच्छा अगर आ गई हो तो मिल भी लो, ये ताना कशी बात में कर लेना। सारम ने संजीदगी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो माहौल में मौजूद तनाव को महसूस कर रहा था। आर्यन ने नागवारी से सारम का हाथ थामा और दोनों रस्मी तौर पर गले मिले। दोनों के दरमियान वो पहले वाली बेतकल्लुफी मफकूद थी। सिर्फ एक बोझल सी खामोशी थी जिसे सारम ने तोड़ना जरूरी समझा था। लो, मिल लिया, मगर मेरा सवाल अब भी वही है। सारम ने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर इसे कटहरे में खड़ा किया। जनाब ने इश्क किया था तो जरा मुझे भी खबर दे देते। आखिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? सारम ने गहरी सांस ली और बोझल पलकें मूंद ली। सरास्तिगी से एक जानिब झुक गया। ऐसा कुछ भी नहीं है आर्यन, जैसा तुम सोच रहे हो। इसकी आवाज़ धीमी थी मगर लहजे में ठहराव था। कम से कम तुम तो सुनी सुनाई बातों पर एतबार करने के बजाय मुझसे पूछ लेते हैं कि सच क्या है। बात जो भी हो, आर्यन ने बेरुखी से इसकी बात काटी। अगर तुम सच्चे थे तो तुम्हें मुझसे पहले बताना चाहिए था। सारम ने नजरें उठाकर आर्यन की आंखों में देखा। वहां से गुस्सा बेतबारी थी। क्यों? इसके लबों से निकला एक लफ्ज, एक एक हर्फ लरस रहा था। जब मोहब्बत की थी तो क्या मुझसे पूछ कर की थी? तुमने जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्या वो सब मुझे बताकर किया था? ये असूलों की जंजीरें हमेशा मेरे लिए मेरे ही पैरों में क्यों डाली जाती हैं? आर्यन के माथे पर बल पड़े। मुठियाँ खुद ब खुद भिज गई। ये तुम किस टोन में बात कर रहे हो सारम? इसी लहजे में जिसमें तुम हमेशा मुझे झगड़ते हो। सारम की आवाज़ में बरसों की कसक उभर आई थी। क्या मुझे यह हक हासिल नहीं है? मैं सिर्फ एक खामोश मुजस्मा हूँ जिसका जी चाहे ठोकर मार कर चला जाए। हाँ तो ऐसी हरकतें मत करो जिसकी वजह से कुछ सुनना पड़े। कभी आईने में खुद को देखा है? आर्यन ने तिरछी नजरों से जुमला उछाला। सारम ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटक दिया। सिर्फ मुझे ही असूल सिखाए जाते हैं, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। आर्यन ने कंधे झटके और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसकी चाल में मौजूद बेनियासी सारम की मां को कुचल रही थी। नहीं आर्यन, तुम्हें बस अपनी मर्जी की बात सुनने की आदत है। दूसरों की हकीकत को रद्द करना तुम्हारी पुरानी फितरत है। आर्यन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला मगर बैठने से पहले मुड़ा। इसकी नज़रें इतनी सर्द थी कि सारम को अपने बदन में एक कपकपी सी महसूस हुई। अगर इतनी ही बेजार हो तो फिर अपने बारे में सोच क्यों नहीं लेते? जब इस घर की हो हवा और घर वालों के लहजे तुम्हें इतना जहर लगते हैं तो अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। गाड़ी का दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। इंजन गुर्राया और आर्यन एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गर्द उड़ाता वहां से निकल गया। सारम वहीं साकत खड़ा रह गया जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो दीवार जिसे वो अपना सहारा समझता था वहीं आज इस पर आ गिरी थी। क्यों हूँ मैं यहाँ?
اس نے خالی نظر فضا میں ڈالی، بلکہ بوجھل ہوئی اور منظر دھندلا گیا۔ ہوا میں جیسے زندگی ٹھہر سی گئی تھی۔ عبیرہ نے کاؤنٹر پر قطار میں رکھے مگ ایک ایک کر کے اٹھائے۔ سفید بون چائنا کے ان نفیس مگوں پر منقش سنہری کام ان کے اعلیٰ ذوق کی خاموش گواہی دے رہا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے چائے چھان کر ان میں ڈال رہی تھی۔ اس وقت دوپٹہ اس کے سر پر نہیں تھا، بے نیازی سے کندھوں سے ڈھلک رہا بازوؤں پر آ گرا تھا، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر جھول رہے تھے، ہر حرکت کے ساتھ ایک خاص تال میں لہراتے۔ کیتلی سے گرتی چائے کی دھار اور مگوں سے اٹھتی بھاپ کے درمیان وہ کسی تصویر کے متحرک کردار جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے کام میں ڈوب جانے کا وہ تاثر تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے کی بے چینی پر بھاری پڑ گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک مگ بھرتا گیا اور وہ انہیں بڑی احتیاط سے لکڑی کی دیرہ زیب ٹرے میں سجاتی گئی۔ السلام علیکم۔ پرسے ابھرنے والی اس پروقار مگر جانی پہچانی آواز نے عبیرہ کے ہاتھ پہ وہی مجمد کر دیے۔ وہ ایک لمحے کو پتھر کی مورت بن گئی، جیسے کسی نے چلتی سانسوں پر پہرا بٹھا دیا ہو۔ حواس بحال ہوئے تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے کندھوں پر ڈھلکا دوپٹہ اٹھا کر سر پر جما لیا، مگر مڑ کر دیکھنے کی جسارت نہ کر سکی۔ میرے خیال سے سلام کا جواب دینا مسلمان پر فرض ہے۔ یارم نے سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی دھیمے اور نپے تلے لہجے میں اسے جتایا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا ٹھہراؤ اور غضب کا وقار تھا جو عبیرہ کی روح تک میں ارتعاش پیدا کر دیتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ عبیرہ کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے چائے کا مگ ڈش میں رکھا اور وہاں سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے، مگر یارم نے تمیز اور فاصلے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 2 قدم چل کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت کے حالے نے عبیرہ کے گرد جیسے حصار باندھ لیا تھا۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا۔ یارم کی نظریں اس کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی رہیں۔ پلیز مجھے جانے دے۔ اس کے لہجے کی تھرتھراہٹ اس کے دل کا حال سنانے کو کافی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ یارم کا لہجہ اب بھی ویسا ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ عبیرہ نے گہری سانس لی، اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو یکجا کیا اور نظریں اٹھائے بغیر بولی، آپ سے بات کرنا میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، اور میں آپ سے بات کر کے اللہ اور اپنے شوہر کی نظر میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، یارم کی ماں پر ایک کاری ضرب تھی، ایک خاموش توہین تھی، مگر وہ سنجیدگی اور صبر کا پیکر بنا وہیں کھڑا رہا۔ اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ تھی، لبوں پر ایک مہم سی دھیمی مسکراہٹ ابھری جس میں کوئی طنز نہیں تھا، بس ایک گہرا ملال تھا۔ میں ایسی کوئی بات کروں گا ہی نہیں جسے آپ کے شوہر یا اللہ کی نظر میں گناہ گار ہوں۔ شائستگی سے کہا، میری نظر میں آپ کی بہت عزت ہے عبیرہ، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ احترام برقرار رہے گا۔ اس کا لہجہ اتنا شفاف اور بے غرض تھا کہ عبیرہ کا سر خود بخود مزید جھک گیا۔ آپ کو بات کرنا پسند نہیں تو دوبارہ میں ایسی گستاخی کی کوشش نہیں کروں گا۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور جس کو آپ نے اپنا ہم سفر تسلیم کر لیا وہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کی قیمت کو سمجھے۔ اس کے لہجے کا وقار، لفظوں کا انتخاب اور بات کرنے کا انداز ایسا سحر انگیز تھا کہ عبیرہ اسے سننے پر مجبور تھی۔ وہ اپنا مدعا بیان کر کے نظریں جھکائے الٹے قدموں لوٹ گیا، جبکہ عبیرہ وہیں ساکت کھڑی سے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل اور دماغ بہت کچھ سوچنا چاہتے تھے، اس باوقار دستبرداری پر کوئی درد عمل دینا چاہتے تھے۔ اس نے سختی سے اپنے احساسات پر تالا لگا دیا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ کچھ رشتوں کا تقدس ان کی خاموشی اور دوری میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بکھرے قہقہے ابھی فضا میں پوری طرح تحلیل بھی نہیں ہوئے تھے۔ اروب یارم کے کسی بچپن کے قصے پر ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہی تھی۔ پورا کمرہ اس کی خوشگوار لہر کی زد میں تھا کہ اچانک بھاری بوٹوں کی آواز اور دروازے کے چرچرانے کے سب کو ساکت کر دیا۔ آریان خان کی آمد کسی طوفان کی پیش خیمہ تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور مٹھیاں اس زور سے بھینچی تھیں کہ ایک جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ اس کے پیچھے 2 گارڈز ہانپتے ہوئے داخل ہوئے۔ سر، ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ایک گارڈ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے تبریز خان کی جانب دیکھا جہاں آریان کے تھپڑ کا نشان ابھر رہا تھا، مگر یہ سننے کو تیار نہ تھے۔ تبریز خان نے ماتھے پر بل پڑے، انہوں نے ایک گہری نظر آریان کے بکھرے ہوئے حواس پر ڈالی اور انگلی کے اشارے سے گارڈز کو باہر جانے کا حکم دیا۔ کمرے میں پھیلی خوشیوں کی خوشبو بوجھل ہونے لگی تھی۔ آریان کی نظریں کسی شکاری کی طرح پورے کمرے کا احاطہ کر رہی تھی۔ وہ کہہ کے جو اس نے باہر سننے تھے اب اس کے اندر آگ لگا رہے تھے۔ اس کی نگاہ عبیرہ پر جا کر ٹھہر گئی جو اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے کی مسکراہٹ کے اثرات اس کے چہرے پر باقی تھے، مگر آریان کو دیکھ کر وہ رنگ اڑ گئے جیسے کسی نے چلتی تصویر کو روک دیا ہو۔ آریان کا سینہ تپ رہا تھا۔ سامنے یارم کا پرسکون وجود دیکھ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ سب رشتے دار ہیں، مگر یہ قربت اس کے لیے زہر تھی۔ ایک چہرے کو دیکھ رہا تھا
इस बदतमीज़ी की वजाहत किसी के घर में आने के आदाब होते हैं जो शायद तुम्हें सिखाए नहीं गए। तबरेज़ खान अपनी जगह से उठे। उनका कदोकामत लहजे की घंटी आर्यान को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी, मगर वह इस वक्त जुनून में था। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर आने का, आर्यान ने दांत पीसते हुए कहा। और आप तो अखलाकियात की बात ही ना करें। बेटी के पुराने गुस्सों के हीरों को सामने बिठाकर खातिर मदारत हो रही है। यहाँ मजाक हंसी मजाक के फव्वारे छूट रहे हैं और मुझसे आने का मकसद पूछा जा रहा है। उसने एक नफरत भरी नज़र यारम के चेहरे पर डाली जो अभी जद का दामन थामे खामोश था। बेगैरती की भी कोई हद होती है। आर्यान के ये अल्फाज किसी नोकीले खंजर की तरह फिजा में लहरा रहे थे। अबीरा के चेहरे की रही सही सुर्खी सफ़ेद पड़ गई थी। इसने तड़प कर अपने बाप की तरफ देखा, फिर आर्यान की तरफ जिसने एक ही जुमले में इसकी और इसके ख़ानदान की इज्जत पर परखच्चे उड़ा दिए थे। अबीरा के लिए ज़मीन पर जैसे पैरों तले खिसक गई थी। बकवास बंद करो आर्यान, और अपनी ज़ुबान को लगाम देकर तमीज़ के दायरे में बात करो। उन्होंने आर्यान की आंखों में आंखें डालकर तंबीह की। तबरेज़ खान की आवाज़ में वो गरज थी जो बरसों की ख़ानदानी वजाहत और जलाल की अक्कासी कर रही थी। तमीज़? आर्यान ने तल्ख इस्तेज़ा या कहका लगाया। तमीज़ के लहजे में ही तो आज तक बात करता आया हूँ, मगर शायद आपको वो ज़ुबान समझ नहीं आ रही। इससे ज़्यादा माजरत के साथ मैं तमीज़ दिखा भी नहीं सकता। और यहाँ कौन सा तमीज़ वाला काम चल रहा है? यहाँ तो जैसे बेहयाई का अड्डा खोल रखा है आप लोगों ने। लड़के ज़ुबान संभाल कर बात करो। बासिक़ खान जो अब तक जब्त किए बैठे थे, आर्यान के जुमले पर गुस्से से अपनी जगह से उठे। इनका वजूद गुस्से से थरथरा रहा था। वो चंद कदम चलकर आर्यान के बिल्कुल सामने खड़े हुए। बंद करो बंद करो अपनी ये बेहुदा गुफ्तगू। तुमने ऐसा यहाँ देखा ही क्या है जो तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है? बासिक़ खान की आवाज़ में वो ठहराव था जो किसी बड़े तूफान के आने के पहले महसूस होता है। पूरे ड्राइंग रूम में खौफनाक तनाव छा गया था। आपको किसी ने मुखातिब किया नहीं ना, तो अपनी जगह चुप करके बैठे रहें। आर्यान इस वक्त जज्बात और जुनून की इस हद पर था जहाँ न रिश्तों का तकद्दुस बाकी बचा था और ना ही बड़ों का इतिहास। बदतमीज़ी मत करना। यारम जो अब तक जब्त के आखिरी हिसार में कैद था, अब खामोश न रह सका था। अपने बाबा की तजलील इसके लिए जहर की घूंट से कम ना थी। वो एकदम से आर्यान के ऐन मुकाबला खड़ा हुआ। इसके लहजे में गुस्सा नहीं था बल्कि खौफनाक तंबी थी। मुझे तमीज़ का दर्स दोगे तुम? आर्यान ने गुर्राए हुए यारम का गिरेबान पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। यारम की आंखों में चिंगारियां दहकने लगी। इसने एक पल की ताख़ीर किए बगैर आर्यान का गिरबान दबोच लिया। अपनी हद में रहो आर्यान खान, वरना यहाँ से वापस जाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या करोगे? करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम क्या चीज़ हो। आर्यान खान के चेहरे की रगें फूली हुई थी। पीछे हटो यारम, इसके मुंह मत लगो। बासिक़ खान ने आगे आकर बेटे का कंधा पकड़कर पीछे खींचा। पूरे ड्राइंग रूम में तूफान बरपा था। अबीरा के लिए ये मंजर किसी क़यामत से कम न था। वो शख्स जिसके नाम का निकाह इसके सर पर था, आज इसके माँ बाप और इसके वक़ार को सरेआम नीलाम कर रहा था। अरे आप लोगों के मुंह लगना कौन चाहता है? आर्यान ने हक़ारत से कहा। बासिक़ खान ने यारम को कंधे से पकड़कर पीछे खींचा तो अरूब का दिल जैसे बंद होने लगा था। वो जो अभी थोड़ी देर पहले क़हक़हे लगा रही थी, अब इसे एक पल में सख्ते में थी। दूसरी जानिब रुतबा और इंशा भी खौफसदा सी सिमट कर ही ये सब देख रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकलवाऊं। तबरेज़ खान ने गरज कर गार्ड्स को आवाज़ दी कि मैं अपनी बीवी को लिए बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। चलो अबीरा, आर्यान ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। तबरेज़ खान की आवाज़ ड्राइंग रूम में गूंजी। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकते हैं। आर्यान ने आगे बढ़कर अबीरा की कलाई मजबूती से थामी। तबरेज़ खान का हाथ गुस्से के आलम में आर्यान के चेहरे की तरफ उठा, मगर आर्यान ने फिजा में ही इसे दबोच लिया। दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। आर्यान की आवाज़ में एक सर्द लहर थी। बस कर दे आर्यान, ये मेरे बाबा हैं। अबीरा तड़प कर चीखी। जब तुम्हारे बाबा मेरे साथ बदसलूकी कर रहे थे तब तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली। आर्यान ने पलट कर से देखा। बड़े हैं वो, अबीरा ने दबी आवाज़ में कहा। क्या बड़ों को लाइसेंस मिल जाता है? वो कुछ भी बोल सकते हैं? आर्यान का लहजा जहरीला था। तुम मुझसे बात करो, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। मैं तुम्हें कभी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरी बेटी को लेकर जाओ। तबरेज़ खान ने मदाखलत की, मगर आर्यान ने वो किया जिसकी तवक्को किसी को ना थी। उसने एक झटके से पिस्टल निकाला और इसका रुख तबरेज़ खान की जानिब कर दिया। ड्राइंग रूम में खड़े हर शख्स के सांस जैसे हलक में अटक गई थी। प्लीज़ इसे नीचे करें, मैं आपके साथ चल रही हूँ। अबीरा के लबों से निकला और इसके पाँव खुद ब खुद आगे बढ़ गए। घटिया इंसान, मेरी बेटी को अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी है और फिर तुम भी इससे बेहुदा हरकत पर उतर आए हो। तबरेज़ खान की आवाज़ लरज कर रह गई थी। बेफिक्र रही, इस बात निशाना चूकेगा नहीं।
यहाँ खड़े किसी भी शख्स की जान जा सकती है, मगर इसे मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। आर्यान ने अबीरा को अपने बाजू के हिसार में लिया। चलो मेरे साथ, डरो मत, तुम्हें तो मुझ पर यकीन होना चाहिए। इसकी नज़रें अबीरा के चेहरे पर थी। अबीरा बेटा, तुम्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं, ये जो कर सकता है कर ले। क्या लगता है इसकी धमकियों से हम डर जाएंगे? तबरेज़ खान ने हिम्मत बढ़ाई। बाबा प्लीज़ मुझे जाने दे। अबीरा की आंखों से आंसू बह निकले। इसके साथ जाना चाहती हूँ, इस इंसान के साथ जिसे ना तमीज़ है ना तहसीब? तबरेज़ खान ने हैरत से पूछा। प्लीज़ बाबा मुझे जाने दें, मैं डर कर नहीं कह रही। आप जानते हैं कि मैं पहले भी जाना चाहती थी। अबीरा के अल्फाज में एक अजीब सी शिकस्तगी थी। बीरा बेटा, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, ये तुम्हारे लायक ही नहीं है। अरूप ने समझाने की कोशिश की। आप चुप रहें तो बेहतर है। आर्यन ने अरूप को टोका। कौन किसके लायक है ये तो हम खुद फैसला कर लेंगे। बेटा, लहजा बताता है कि माँ ने गोद में क्या सिखाया है, और तुम्हारा लहजा सुनकर मुझे तुम्हारी माँ पर तरस आ रहा है। बासिक खान को इसका अरूप से इसके लहजे में बात करना नागवार गुजरा था। मुझ पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर तवज्जो दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे खुशी है कि मेरी बहन ने बर वक्त अक्लमंदी का फैसला करके तुम लोगों से अपनी जान छुड़वा ली, वरना फजूल में तकरीर सुननी पड़ती। लम्हा भर को बासिक खान को बात न समझ आई, मगर फिर वो समझ गए। ये एजल का भाई है जिसके बारे में यारम पहले ही सब कुछ बता चुका था। माशाल्लाह, आज तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि तुम दोनों बहन भाई की सोच एक जैसी है। बासिक खान ने गहरा सांस लेते हुए तंजिया कहा। तुम जैसे लोग जज्बात की रो में बहकर ऐसे फैसले करते हैं और करवाते भी हैं, जिनका पछतावा पूरी जिंदगी सीने पर पत्थर बनकर रहता है, मगर तस्लीम फिर भी नहीं करते। अफसोस होता है मुझे तुम जैसे लोगों की सोच पर। मेरे पास इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं, वरना मैं आपको ऐसा जवाब देता कि 7 पुश्ते याद रखते। ये तकरीर किसी और के लिए रखें, काम आएगी। मुझे ज़रूरत नहीं है, चलो अबीरा। आर्यन के लहजे की करखतगी ने जैसे हवाओं का रुख मोड़ दिया। अबीरा किसी बोझल साए की तरह इसके पीछे चलने लगी, मगर अभी इसने दहलीज पार की ही थी कि तबरेज़ खान ने लपक कर इसका हाथ थाम लिया। इनकी गिरफ्त में एक बात की बेबसी और शदीद खौफ था। अबीरा, इसके साथ जाकर तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन फैसला कर रही हो। रुक जाओ बेटा। तबरेज़ खान की आवाज़ में लर्जिश थी, जैसे वो जान गए हों कि ये रुखसती नहीं किसी बड़े खसारे का आगाज़ है। शायद तुम अभी देख नहीं पा रही, मगर मैं देख रहा हूँ। इस लड़के में कोई खूबी नहीं है अबीरा। बदतमीज़ी तो अपनी जगह, मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें एक संजीदा मर्द की ज़िंदगी की संगीनी तो समझने की सलाहियत भी नहीं। ये एक बेवकूफ़ इंसान है, और बेवकूफ़ आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना बेटा सबसे बड़ी सज़ा होती है। अब अगर एक लफ्ज़ भी मेरे बारे में बोला तो मैं भूल जाऊँगा कि आप अबीरा के बाप हैं। अगर ये सारी गोलियाँ खोपड़ी में ना उतार दी तो मेरा नाम भी आर्यन खान नहीं। इसने पिस्टल का रुख सिमट कर दिया। नीचे करें इसे। अबीरा चिल्लाई। आपको ज़रा भी तमीज़ नहीं, बाबा हैं वो मेरे। जब मैं कह रही हूँ कि मैं आपके साथ चल रही हूँ तो सब्र नहीं कर सकते? ये कहते हुए इसने लपक कर आर्यन का पिस्टल वाला हाथ अपनी तरफ खींच लिया। यही तो समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, सब्र एक मजबूत मर्द की निशानी होता है, और तुम्हें ये निशानी इसमें कहीं नजर आ रही है? तबरेज़ खान ने कहते हुए हाथ आर्यन की जानिब बढ़ाया। इनके चेहरे पर ज़रा भी खौफ नहीं था, हालांकि सामने पिस्टल तना खड़ा था। आर्यन के नाक के नथने गुस्से की शिद्दत से फूल रहे थे और गर्दन की रग उभर आई थी। प्लीज़ बाबा मुझे जाने दे। अबीरा ने जिस नकीफ और शिकस्ता अंदाज में अल्फाज कहे, तबरेज़ खान के हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। उन्होंने गहरा सांस लिया और वो हाथ छोड़ दिया जिसकी उंगली पकड़कर उन्होंने कभी इसे चलना सिखाया था। आज वही हाथ छोड़ते वक्त इनकी आंखें सब कुछ कह गईं जो इनके लबों ने नहीं कहा था। इस वक्त माहिर भी मौजूद नहीं था, वरना हालात इससे भी बदतरीन हो सकते थे। दोस्त के अचानक हादसे की खबर इसे अस्पताल खींच कर ले गई थी। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अबीरा की आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू गालों पर ढलक गए आए थे। अबीरा खान ने एक लम्हे के लिए अपनी पलकें मूंद ली। इनका जबड़ा भींचा, गले में कुछ अटका, फिर होंठ हिले। तुम्हारा बाप हूँ, कभी मुश्किल पड़े तो एक आवाज़ देना। इनकी आवाज़ में दर्द था जो बाप के सीने में दफन हो जाता था, लबों पर नहीं आता। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और नजरें फेर ली, मगर जाते जाते आर्यन पर एक नज़र डाली। ये लड़का आज भी पीतल है और शायद आने वाले वक्त में भी पीतल ही रहेगा। अबीरा चलो। आर्यन ने इसका बाजू खींचा। वो लड़खड़ाई, संभली और चली गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा, शायद इसलिए कि अगर देखती तो रुक जाती। अबीरा चली गई। वो खुद जाना चाहती थी, मगर इसके कदमों की चाप में वो खुशी नहीं थी जो किसी अपने के साथ जाने में होती है। ड्राइंग रूम में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक गहरा दर्द और मलाल छा गया था। सब एक बेनाम खौफ तले दबे, सब खामोशी से दरवाजे तक आए और इसे आर्यन की गाड़ी में बैठते देखते रहे। मंजर में सिर्फ गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ बाकी थी। पीछे रह जाने वाली फिजा में तजलील, दुख और धूल की उड़ रही थी।
गाड़ी की रफ्तार सड़क को निकल रही थी। आर्यन की उंगलियां स्टीयरिंग पर इस जोर से जमी थी कि पूरों की सफेदी साफ दिखाई दे रही थी। गाड़ी के बंद माहौल में इसके वजूद की से फूटता गुस्सा किसी बारूद की मानिंद भरा हुआ था, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ खाकस्तर कर सकती थी। अबीरा ने एक नज़र इसके पथराए हुए चेहरे पर डाली। इसका जबड़ा भिंचा हुआ था, नजरें सड़क पर जमी थी जैसे वहां सड़क नहीं कोई दुश्मन खड़ा हो। आर्यन, इसके लबों से बस इतना निकला, प्लीज रफ्तार कम करे, हादसा हो जाएगा। तो हो जाने दो हादसा। उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द और काटदार था। स्टीयरिंग पर इसकी गिरफ्त और सख्त हो गई। तुम्हारे बाप को शायद ये गलत फहमी हो गई है कि वो किसी भी मोड़ पर खड़े होकर मेरी तस्लील कर सकते हैं और मैं खामोशी से सह जाऊंगा। इसकी आवाज़ में खौफनाक ठहराव था जो चीख से ज़्यादा खतरनाक था। मैंने आज तक अपनी अना पर आंच नहीं आने दी अबीरा, मगर तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील हो रहा हूँ। इसी लम्हे सामने से आते ट्रक की तेज़ रोशनी ने आंखें चुंधिया दी। अबीरा के हलक में एक दबी चीख निकली और इसके सीट को मजबूती से थाम लिया। आर्यन ने एक झटके से स्टीयरिंग मोड़ा, टायरों ने सड़क पर चीखते हुए रगड़ खाई। मौत बिल्कुल बराबर से गुजर कर गई थी, मगर आर्यन के माथे पर एक शिकन तक न आई। आर्यन गुस्सा छोड़ दे, मैं तो आ गई हूँ आपके साथ, अबीरा ने बमुश्किल हिम्मत जमा करके कहा। आर्यन के होंठों पर एक तल्ख और सफाक मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने एक लम्हे के लिए नजर इसकी तरफ मोड़ी। आ गई हो? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी काट थी। तुम तब आई हो जब मुझे तुम्हारे बाप की कनपटी पर पिस्तौल तानना पड़ा, वरना तुम तो वहाँ बहुत मुतमईन थी। जानम का ख्याल आते ही इसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर और भिंच गई, माथे की रगें तन गईं और एक कड़वाहट अंदर ही अंदर जहर बनकर उतरने लगी। तुम्हारी खुशी को तो कहकों की सूरत में बाहर तक मुझे महसूस हो रही थी। तुम्हारे वो गैरों के कह के मेरे सीने में तीर बनकर पेवस्त हो रहे थे। वो मेरी मामा के भाई हैं आर्यन, मैं इन्हें आने से कैसे रोक सकती थी? अबीरा ने बेबसी से कहा। मेरे दिमाग खराब मत करो अबीरा। इसकी आवाज़ एक खौफनाक सर्द गुस्से में डूबी हुई थी। स्टीयरिंग पर मुक्का पड़ा, गाड़ी एक लम्हे को लरसी रोक नहीं सकती थी तो वहाँ से हट तो सकती थी। तुम्हारे वो कह के मेरे सीने में तीर बनकर पेवस्त हो रहे थे। मेरे साथ रहते तो तुम्हारी जुबान को ताले लग जाते हैं। फिर इसके सामने वो मुस्कुराहटें किस लिए थी? ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो मामा की खुशी देखकर मुस्कुरा रही थी। बरसों बाद इनके चेहरे पर ऐसी चमक देखी थी मैंने। इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। खुदा के लिए गाड़ी की रफ्तार कम करें, मेरा दम निकल रहा है। आर्यन ने गर्दन मोड़कर एक गहरी तीखी नज़र इस पर डाली। डर किस बात का अबीरा? इसके लहजे में एक अजीब सा सुकून था जो खौफ से ज़्यादा खतरनाक था। अगर मरोगी भी तो अपने शौहर के साथ मरोगी। एक औरत के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? अबीरा के पूर में एक सजा सर्द लहर उतर गई। नजरें थम गई। मुझे आपके साथ जीना है, मरना नहीं। इसकी आंखें नम हो चुकी थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्यों ऐसी मनहूस बातें जुबान पर लाते हैं? एक ऐसी मोहब्बत है अबीरा जो अपने बाप को मेरे हक में नहीं मना सकती। आर्यन का लहजा कुछ धीमा हुआ और वो गाड़ी की रफ्तार भी मामूली सी कम हो गई थी, मगर तंज की काट अब भी बरकरार थी। मैंने बहुत कोशिश की थी, इसकी खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, मगर जब भी हालात थोड़ी बेहतर होने लगते हैं आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब मेहनत राह कर चली जाती है। सब कुछ पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आर्यन की तेवनियाँ एक बार फिर चढ़ गईं। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये कि आज जो कुछ भी हुआ आपके बाबा के साथ किया, क्या आपको लगता है कि वो सब भूल जाएंगे? इसकी आवाज़ में एक गहरा दुख था। कभी नहीं। आपने इनकी बेइज्जती की है। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो मेरे पापा हैं। एक आंसू फिसल कर से गाल पर आ गिरा। आर्यन की नज़रें सांसों पर पड़ी। इसने एक आंसू ने वो काम किया जो कोई लफ्ज़ नहीं कर सकता था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर ढीली पड़ गई थी। गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद गुम हो गई। खबरदार जो अब रोई। उसकी आवाज़ में हुक्म था, मगर वो सख्ती नहीं थी जो पहले थी। वो जैसे गुस्सा तो था, मगर इस आंसू ने इसकी धार कन कर दी हो। तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जाता, बिल्कुल चुप करो। मेरा रोना नहीं देखा जाता, वीरा ने हिचकी दबाते हुए कहा। आंखें सामने सड़क पर जमी थी, मगर जो आप बाबा के साथ करके आए हैं वो मुझसे नहीं देखा जाता। आज तो आपने हद कर दी है। और जो मेरी तौहीन हुई इसका क्या इसके लिए तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं? इसने अब भी खुद को हक बजानिब साबित करना चाहा। मुझे आपकी समझ नहीं आती। अबीरा ने बेबसी से सर सीट की पुष्ट से टिका दिया। क्यों आप अपनी बराबरी मेरे बाबा से करना चाहते हैं? एक बेटी के लिए कितना तकलीफदेह होता है वो लम्हा जब इसे अपने बाप और शौहर में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, जैसे अपना ही वजूद दो हिस्सों में बच जाए। आप नहीं समझेंगे आर्यन, आप कभी नहीं समझेंगे। वो चेहरा मोड़कर शीशे के पार देखने लगी। बाहर धुंधले मनासिर इसकी अपनी जिंदगी की तरह गैर वाज़ेह थे। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और अचानक एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। खामोशी ने गाड़ी के अंदर डेरा डाल दिया। गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ सड़क के किनारे रुकी तो अबीरा के हलक से एक बेख्तियार चीख निकल गई। इसका पूरा वजूद लरज उठा था। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आर्यन ने फौरन इसे थामा। इसकी आवाज़ अचानक बदल गई। और ना ही मैं कुछ होने दूंगा। तुम जान हो मेरी, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हो तुम मुझे।
वो ज़रा सा इसकी सीट से पर झुका था। प्लीज़ इतने बड़े बोल मत बोला करें जिन्हें आप निभा ना सकें। उसने तलखे से इसकी ज़बान इसकी बात बीच में काट दी। उफ माय गॉड, इतना गुस्सा। आर्यन के लहजे की सख्ती मोम की तरह पिघल चुकी थी। इसने आहिस्ता से अबीरा का वो हाथ थामा जो अभी तक सीट को मजबूती से जकड़े हुए था। उंगलियों के पोरों ने इसके गालों पर ठहरे आंसू बहुत आहिस्तगी से साफ किए। चलो गुस्सा छोड़ो, बाहर कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं, फिर घर चलेंगे। मुझे भूख नहीं है, खाना खा चुकी हूँ। इसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। मतलब मेरे साथ खाना नहीं खाओगी और मेरे दुश्मनों के साथ बैठकर पेट भर लिया? इसकी आवाज़ में वही पुरानी कड़वाहट दोबारा सर उठाने लगी। अबीरा ने इसके बदलते तेवर देखे और फौरन लहजा नरम कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है चलें, थोड़ा बहुत खा लूंगी। आर्यन के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। अच्छा चलो, खाना नहीं तो आइसक्रीम तो खा सकती हो ना। अबीरा ने खफा और रोई रोई नजरों से इसे देखा तो वो शरारत से मुस्कुराया। समझ गया। इसने गाड़ी स्टार्ट की और गियर में डालते हुए कहा, हम परसों स्कॉटलैंड के लिए निकल रहे हैं। अबीरा का सांस सीने में अटक गया। मगर आर्यन ऐसे अचानक, मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ, वो अभी तक मुझसे नाराज है। फिर कभी सही, फिलहाल हम जा रहे हैं और इस पर कोई बहस नहीं। जो कह दिया बस वही होगा। उसकी नजरें सड़क पर थी और बात ऐसे दो टोक जैसे वो बढ़ाना ही नहीं चाहता था। आपकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। अबीरा की आवाज़ में एक थका हुआ दर्द था। आप एक लम्हे में मुझे कैद कर देते हैं और मैं समझ भी नहीं पाती ये मोहब्बत है या मेरी सांसों पर पहरा। मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ और मेरी मोहब्बत भी ऐसी ही है। उसने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है अबीरा। मेरी ये दुनिया ही अब तुम्हारी कुल कायनात है। अबीरा को लगा जैसे दम घुटने लगा हो। इसका जी चाहा कि फूट फूट कर रोए, मगर वो जानती थी कि आंसू इसका दिल तो पिघला सकते हैं मगर इसका फैसला नहीं बदल सकते। वो शख्स की गिरफ्त में थी जिसकी मोहब्बत भी जंजीर की तरह थी, ना तोड़ सकती थी ना सह सकती थी, बस बहने जा रही थी। अबीरा ने एक लम्हे के लिए खिड़की से बाहर देखा। बाहर की तारीकी में शायद वो अल्फाज ढूंढ रही थी जो बरसों से सीने में दफन थे। फिर आहिस्ता से आर्यन की तरफ मुड़ी। आंखों में आंसू नहीं थे मगर वो खुशकी थी जो आंसुओं से भी ज्यादा तकलीफदें होती है। जिद की हदों को छूते हुए आप अक्सर भूल जाते हैं कि मैं भी एक जीता जागता वजूद हूँ, कोई मिट्टी का खिलौना नहीं। इसकी आवाज़ में ना गुस्सा था न शिकायत, बस एक गहरा थका हुआ सच था। इसके हाथ की गोद में खामोशी से एक दूसरे में उलझे हुए थे। मेरे ख्यालात पर काबिज हो जाना, मेरे कल्ब तक को अपनी मलकियत समझना, ये इश्क नहीं आर्यन, एक वहशत है। इसने एक लम्हे के लिए आंखें मूंद ली जैसे अंदर कहीं कुछ टूट रहा हो। ये कैसी कैद है जिसे आप रेशमी गुलाफों में लपेट कर मोहब्बत कहते हैं। जहाँ मुझे सांस लेने के लिए भी इजाज़त दरकार हो वहाँ सिर्फ घुटन बसती है। इसे वफा का नाम मत दीजिए। आर्यन की उंगलियां स्टीयरिंग पर एक लम्हे को साकत हुई। फिर इसने गर्दन मोड़कर अबीरा को देखा। इसकी आंखों में वो आग थी जो अभी बुझी नहीं थी। तुम्हें लगता है कमी मेरी मोहब्बत में है? इसकी आवाज़ धीमी थी मगर इस धीमेपन में एक खौफनाक शिद्दत थी। नहीं, कमी तुम्हारे दिल में है जो सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखता है। उसने नजरें वापस सड़क पर जमा ली। बाहर की तारीकी और अंदर का तनाव एक साथ बढ़ रहे थे। तुम अपने बाप की मोहब्बत को ढाल बनाकर दरअसल मेरे एतबार का कत्ल कर रही हो। उसके जबड़े भिंच गए थे। इल्ज़ाम तो मैं भी लगा सकता हूँ कि तुमने मोहब्बत नहीं की, सिर्फ दगा किया है। मगर अफसोस, उसने एक तल्ख सांस ली और होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आई और चली गई। तुम इसे मजबूरी का नाम देकर मोतबर बनना चाहती हो। अबीरा ने आर्यन की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे मगर एक गहरा दर्द था जो लफ्ज़ों से भी भारी था। मुझे मोतबर बनने का कोई शौक नहीं है। इसकी आवाज़ कांप रही थी मगर लहजे में एक अजीब सी ठहराव भरी बेबसी थी। मैं तो सिर्फ वो अजियत दिखाना चाहती हूँ जिसे आप देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे थे। बाहर सड़क की रोशनियां गाड़ी के शीशे पर फिसलती गुजर रही थी। अबीरा के हाथ गोद में बेचान पड़े थे। आप जिस बाप की मोहब्बत को मेरी मजबूरी कह रहे हैं, कभी खुद को इसकी जगह रखकर तो देखिए, इसने आहिस्ता से कहा। बरसों की इस बेलौस शफकत को आप चंद महीनों की रफाकत के तराजों में तोल रही हैं। ये मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि जहाँ बरसों की कुर्बानियाँ खड़ी हों वहाँ जज्बों की शिद्दत को फोकियत नहीं दी जाती। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग पर भिंच गए। वो कुछ बोला नहीं मगर इसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। खामोशी का मतलब इसकी बात से इत्तफाक करना हरगिज़ नहीं था। वो सिर्फ इसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में गाड़ी एक पुरतइश आइसक्रीम पार्लर के सामने जा रुकी। नरम पीली रोशनियों में नहाई वो जगह रात की तारीकी में किसी ख्वाबनाक जजीरे की मानिंद चमक रही थी। आर्यन ने गाड़ी बंद की और खामोशी से अबीरा का हाथ थामा। इसने मज़ाहमत नहीं की, बस एक गहरी सांस ली और इसके साथ चलती गई। अंदर का माहौल बाहर की तलखी से बाहर बिल्कुल मुख्तलिफ था। हवा में वेनिला और चॉकलेट की खुशबू खुली हुई थी। नर्म मौसीकी कहीं पसी मंजर में बज रही थी। आर्यन ने कोने की एक खामोश मेज़ का इंतखाब किया जहां बाहर की रोशनियां शीशे से छनकर अंदर आ रही थी। अबीरा खामोशी से बैठ गई, नजरें मेज़ पर जमी थी। आर्यन ने मेन्यू देखे बगैर ऑर्डर दिया। वो जानता था इसे क्या पसंद है। थोड़ी देर बाद बेलिजन चॉकलेट संडे मेज़ पर आया। ऊपर व्हिप्ड क्रीम की नरम तह, चॉकलेट सॉस की लकीरें और सबसे ऊपर एक सुर्ख चेरी। खाओ। आर्यन
ने चम्मच उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं खानी, अबीरा ने नजरें उठाए बगैर कहा। आर्या ने जवाब नहीं दिया, चम्मच भरा और खामोशी से इसके होंठों के करीब ले गया। अबीरा ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर आहिस्ता से मुंह खोल दिया। अच्छी है ना? आर्यान के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अबीरा ने कुछ नहीं कहा, मगर आंखों की सख्ती जरा सी कम हो गई। नाराजगी बात में आर्यान ने एक और चम्मच भरा। पहले ही खत्म करो। अबीरा के लबों पर एक हल्की सी लहर आई, न पूरी मुस्कुराहट न बिल्कुल गायब। आर्यान की नजरें इसके चेहरे पर टिकी थी, जैसे वो एक लम्हे को सीने में महफूज कर लेना चाहता हो। इसने एक और चम्मच भरा और अबीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूल जाओ। इसकी आवाज में नरमी थी। वापस जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे और इस बार तुम बोर नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अबीरा का हाथ चम्मच के करीब एक लम्हे को रुक गया। उसने नजरें उठाकर इसे देखा। एजल, इसके माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। वो क्यों? हमारे साथ होगी? उसकी शादी हो चुकी है, इसे अपने शौहर के साथ होना चाहिए। इस अक्लमंद शौहर ने इसे तलाक दे दी है। इसके लहजे में एक अजीब सी बेनियाजी थी। बताया नहीं इसने तुम्हें? मुलाकात तो हुई होगी, बातें तो हुई होंगी आपस में। चम्मच वापस बाउल में रखते हुए इसने अबीरा को देखा। तलाक का लफ्ज सुनते ही अबीरा के पांव तले जैसे जमीन खिसक गई। वो एक लम्हे को बिल्कुल साकित हो गई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, उसने संभल कर कहा, और ना ही इससे कोई बात हुई है मेरी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसके साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही हूँ? इतना तो यकीन करें मुझ पर कि मैं आपके खिलाफ जाकर वो काम कभी नहीं करूंगी जो आपको पसंद नहीं। उसने एक लम्हे के लिए रुकते हुए कहा, सिवाय आपके कि जब आप मेरे बाबा के मुकाबले आ जाते हैं। न चाहते हुए भी अबीरा का लहजा तल्ख हो गया था। प्लीज, इसके लबों पर एक हल्की सी इल्तिजा थी। आवाज मामूल से ज्यादा नर्म थी। इस वक्त दोबारा मत शुरू हो जाना, मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। अबीरा ने इसे देखा, खामोश रही। और अगर तुम्हें नहीं पता तो अब बता देता हूँ। इसने बाउल को हल्के से मेज पर सरकाया और इसे तलाक दे चुका है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन अब इस शख्स से के निकाह में नहीं है। इसकी आंखों में एक इत्मीनान था जो छुपाए नहीं छुप रहा था। वह हमारे साथ चलेगी, वही पढ़ाई जारी रखेगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं खुद इसके लिए बेहतरीन फैसला करूंगा। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। बस इतना कहा इसने, मगर अंदर ही अंदर एक सवाल सर उठाने लगा। यारम जैसा सुलझी सोच का मालिक शख्स एक लड़की को तलाक देकर घर से बेघर कर सकता है? क्या वो भी आर्यान की तरह ही जोश और गुस्से से सोचता है? नजर को सोचते हुए गहराई से टेबल पर टिकी थी। क्या सोच रही हो? वो चौंकी। कुछ नहीं। इसने चम्मच दोबारा उठाया। मेरे होते हुए कुछ सोचने की इजाजत भी नहीं है। चलो जल्दी खत्म करो। वो अपने हाथों से इसे आइसक्रीम खिला रहा था। इसकी नजरें अबीरा के चेहरे पर इस तरह टिकी थी। न चाहते हुए भी अबीरा के गालों पर एक हल्की सी लाली चढ़ने लगी। इसने नजरें झुकाकर आइसक्रीम के बाउल में छुपाने की कोशिश की। जानती हूँ मैंने तुम्हें कितना याद किया है। आर्यान ने झुककर आवाज धीमी की और वो धीमापन किसी रेशमी लम्स की तरह फिजा में फैल गया। ये एक महीना मैंने कैसे गुजारा है ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। अबीरा ने बमुश्किल पलकें उठाई। उसने चेहरे पर मोहब्बत और खलूस का एक समंदर था जो इससे डुबोने के लिए काफी था। आपकी याद से गाफिल तो मैं भी नहीं रही, उसने इतने धीमे लहजे में कहा कि जैसे ये इकरार नहीं कोई राज हो। अच्छा? आर्यान के लबों पर मुस्कुराहट आई, शौक, दिलकश और कुछ जानी पहचानी सी। कितना याद किया? बहुत ज्यादा। अबीरा की नजरें झुक गई। लहजे की वो थर्राहट जो अल्फाज नहीं कह सके वो कह गई थी। ऐसे नहीं चलेगा। आर्यान अब और करीब था। नजरें इसके चेहरे के बदलते रंगों पर। बताना पड़ेगा। कितना ज्यादा? अबीरा ने गहरी सांस ली और सीधा इसकी आंखों में देखा। अपने दिल से पूछे, आपने जितना याद किया है इससे कहीं ज्यादा? मुझसे ज्यादा? आर्यान ने नफी में सर हिलाया, मगर इसके लहजे में शोखी की जगह अब कुछ और उतर आया था। एक गहरी ठहरी वो शिद्दत। अबीरा, तुम मुझसे ज्यादा याद नहीं कर सकती। मेरे प्यार की ना कोई हद है ना कोई किनारा। अबीरा खामोश रही। आर्यान के अल्फाज किसी ख्वाब की तरह थे, नरम, रोशन और इतने करीब कि छू लो तो शायद बिखर जाएं। और इसी लम्हे इसके अंदर कहीं गहराई में एक कसक उठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दिए हुए दर्द की ना कोई हद है ना कोई किनारा। मगर ये बात जुबान तक ना आई। वो इस लम्हे को सवालों की नजर नहीं करना चाहती थी, चाहे इस लम्हे की हिफाजत में इसे अपना सारा दर्द तन्हा ही पी जाना पड़े। आइसक्रीम पार्लर की रोशनियां तेज थी, मगर बाहर अचानक आसमान बदल गया था। हवा का एक तेज झोंका आया और फिर बूंदे, और फिर देखते ही देखते तूफानी बारिश ने सब कुछ उलट अपनी लपेट में ले लिया। पार्लर के शीशों पर पानी की लकीरें दौड़ने लगी। बाहर राहगीर भागते हुए नजर आए और वो गरज जो पहले दौड़ थी अब बिल्कुल सर पर आ गई थी। अंदर जिंदगी चल रही थी। आर्यान सामने बैठा कुछ कह रहा था, हाथ में चम्मच था, चेहरे पर वही जानी पहचानी धुन थी, मगर अबीरा कहीं और थी। कुछ फैसले इतने सख्त होते हैं कि इन्हें करते वक्त लगता है जैसे वो अपने ही हाथों से अपना कोई हिस्सा काट रहे हों। रोशनी चाहिए तो कुछ चलाना पड़ता है। बत्ती खुद मिटती है तब जाकर उजाला होता है। ये दुख, ये सब्र, शायद यही वक्त वो बत्ती है जो आज जल रही है। बाबा जान, आज मैंने आपका दिल दुखाया, और दिल जिसने हमेशा मेरे लिए धड़का, मगर काश आप जान सकते कि मैं ये रिश्ता महज जिद में नहीं निभा रही।
मैं इसे खुदा की रजा समझकर थामती खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ ये इंसान कैसा है, इसका जुनून, इसकी तेजी, वो लम्हे की मोहब्बत। जब मोहब्बत में लिहाज भूल जाता है, ये सब मुझसे छुपा नहीं है। मगर बाबा जान, आपकी बेटी ने आपको देखा है कि मोहब्बत का असल चेहरा क्या होता है। जब इंसान तूफान में भी साथ खड़ा रहे। आपने मामा का साथ कभी नहीं छोड़ा, मैंने वहीं से सीखा है। मैं भी अपने हम सफ़र का साथ नहीं छोड़ूंगी, आखिरी दम तक नहीं। मैंने अपने आप को अपने रब के हवाले कर दिया है, और जिसे रब ने थामा हो वो हारता नहीं है। चेहरे पर कुछ नहीं था, मगर अंदर एक जंग थी। आर्यान की आवाज़ पस मंजर में थी, अल्फाज थे, बातें थी, मगर अबीरा के गानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। आर्यान की नजरें बार बार इसके चेहरे पर आकर ठहरती थी। वो कुछ पढ़ना चाहता था, मगर अबीरा ने वो किताब अंदर से बंद कर रखी थी। बाहर तूफान बरस रहा था और अंदर एक लड़की खामोशी से अपने आप से वादा कर रही थी। कहते हैं बेटियां नाजुक होती हैं, नादान होती हैं, जैसे किसी शाख नाजुक पर टिका वो शबनम का कतरा जो जरा से जंबे से टूटकर बिखर जाए। मगर ये दुनिया का अपना एक मखसूस और अधूरा जाविया निगाह है। सच तो ये है कि जब आजमाइश की धूप कड़ी होती है तो इन्हीं बेटियों के अंदर से एक ऐसी मजबूत और अक्लमंद औरत जन्म लेती है जो टूटते हुए रिश्तों को अपने लहू से थाम लेती है। नादानी तो सिर्फ एक मलमा है जो अपनों के मान की खातिर चढ़ा लेती है, वरना वक्त पड़ने पर वो सुगरा समत मजबूत चट्टान बनकर दिखा देती हैं। हर लड़की का खमीर रा एक ही मिट्टी से नहीं उठता, और हर सोच के धारे एक ही सिमत नहीं बहते। कोई हालात के जिब्र के सामने रेत की दीवार साबित होती है, तो कोई अबीरा की तरह खामोश समंदर बनकर हजारों तूफान अपने सीने में दफन कर लेती है, और बाहर की दुनिया को सिर्फ अपना सुकून दिखाती है। ये ज़र्फ की वो मंजिल है जहाँ अक्ल और मजबूती नादानी के पर्दे में छुपकर रिश्तों की बका की जंग लड़ती है। तबरेज़ खान के घर पर कुछ देर पहले तक जो खुशियां हवाओं में बिखरी पड़ी थी, अबीरा के जाते ही वो सब जैसे इसके दामन में सिमट कर चली गई। घर की फिजा एक अजीब सी वीरानी में डूब गई थी। बाहर तेज तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी, बूंदें शीशों से टकरा रही थी, जैसे बाहर की फितरत भी अंदर के दर्द में शरीक हो। ड्राइंग रूम में सब खामोश बैठे थे। अरूप की आंखें सुर्ख थीं, आंसू थम नहीं रहे थे। माहिद अपने दोस्त की अयादत के बाद लौट चुका था, मगर घर की कैफियत देखकर इसके कदम दहलीज पर ही टिक गए थे। बासिर खान को तबरेज़ खान ने रोक लिया था। अरूप इस वक्त इतनी टूटी हुई थी कि इन्हें अपने भाई का साथ दरकार था। रुतबा और इंशा अरूप की दोनों साइडों पर बैठी इसे दिलासा दे रही थी। इसके कंधे पर एक हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता समझा रही थी। बासित खान और तबरेज़ खान परेशान चेहरों के साथ खामोश बैठे थे, जैसे अल्फाज कहीं गुम हो गए हों। यारम खामोशी से एक कोने में खड़ा था, नजरें शीशे के पार बारिश पर जम रही थी बज़ाहिर, मगर अंदर एक ऐसा शोर था जिसे वो किसी को दिखा नहीं सकता था। आर्यान का अबीरा के साथ वो अंदाज इसे देखकर इसका वजूद तड़प उठा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखेगा और खामोश भी रहेगा, मगर इस वक्त की यही मसलहत थी। क्या हुआ है और अबीरा अभी कहाँ है? माहिद ने कमरे में दाखिल होते ही चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जब वो कहीं नजर न आई तो इसने सवाल किया। कोई कुछ न बोला। मैंने पूछा, आप ही कहाँ है? वो चली गई। अरूप की आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। कहाँ चली गई? आर्यान के साथ। माहिद के कदम वहीं जम गए। क्या? वो चली गई। अरूप की आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। कहाँ चली गई? आर्यान के साथ। माहिद के कदम वहीं जम गए। क्या? इसने एक नज़र सब पर डाली। और आप लोगों ने जाने दिया? आपने तो आप ही को मना किया था, फिर क्यों जाने दिया? उसके लहजे में तड़प थी, बेबसी थी। बेटा, तबरेज़ खान ने गहरी सांस ली। इख्तियार तो इसके पास था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की रोकने की, मगर वो अपने फैसले पर खुद कायम थी। जबरदस्ती नहीं कर सकता था मैं। क्या बात है बाबा? माहिद का लहजा तेज हो गया। अगर वो अपनी मर्जी से आग में छलांग लगाएगी तो हम लगाने देंगे? आप नहीं जानते वो शख्स कैसा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो। बेटा, बात हमारी पसंद की नहीं। तबरेज़ खान की आवाज़ भारी थी। बात इसकी पसंद की है, जिसने ज़िंदगी गुजारनी है। वो पहले भी जाने के लिए बाज़िद थी, और आज जो कुछ इस लड़के ने किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। क्या किया है इसने? बताएं मुझे। माहिर के जबड़े भिज गए। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी की है तो मैं इसकी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। तबरेज़ खान का लहजा सख्त हो गया। मैंने कितनी बार समझाया है कि ये फैसलों को तहम्मुल से लिया करो। जो होना था वो हो गया, बैठ जाओ। माहिद खामोश हो गया, मगर चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात थे। मगर कमरे में एक बोझल सकूत सा छा गया था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। वैसे माहिद गलत तो नहीं कह रहा। यारम की आवाज़ इतनी देर बाद पहली बार सुनाई दी थी। वो अभी तक शीशे के पास खड़ा था, मगर अब इसका रुख अपने कमरे की तरफ था, जिसके लहजे में औरत के एहतराम की जगह ना हो। वो उम्र भर का साथ क्या निभाएगा? अबीरा के लिए कोई ख्वाब नहीं था, कोई दुआ नहीं, बल्कि एक ऐसी जिद है जिसे वो हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। वो मोहब्बत के नाम पर एक खेल खेल रहा है, और जब जुनून जिद बन जाए तो वो सामने वाले को तबाह कर रख देता है। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। बासिर खान, रुतबा और इंशा की नजरें यारम के चेहरे पर थम सी गई थी।
अरूप ने भी नजर उठाकर इसे देखा, जैसे इसके चेहरे से कोई पुरानी तहरीर पढ़ना चाहती हो। वो सब जानते हैं कि यारम के दिल में अबीरा के लिए क्या है, मगर ये नहीं जानते कि आज भी वहाँ मोहब्बत बाकी है या नहीं। लेकिन यारम के लहजे की गहराई बताती थी कि मोहब्बत का रंग फीका पड़ सकता है, मगर इज्जत आज भी मौजूद थी। तबरेज़ खान के लहजे में इत्तेफाक था, मगर साथ ही एक दर्द भी। यारम, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर कुछ फैसले खुशी से नहीं मजबूरी से किए जाते हैं। मैं इस लड़के की फितरत को पहचान चुका हूँ, इसकी सोच को समझ चुका हूँ। बस अफसोस ये है कि अबीरा अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। यारम ने एक लम्हा रुकने के बाद कहा, तो अंकल, आपको इसे समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था, चाहे इसके लिए सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े। सख्ती की? तबरेज़ खान की आवाज़ में ना दिफा था ना पेशेमानी, सिर्फ एक ठहरी हुई सच्चाई थी। जितनी करनी थी की, मगर मैंने अपने बच्चों को हमेशा खुले आसमान में उड़ना सिखाया है, अपने फैसले लेना सिखाया है। ये मोड़ बहुत अहम है यारम। मैं अबीरा से इसकी सोच, इसका हक नहीं छीन सकता। जानता हूँ वो गलत इंसान पर भरोसा कर रही है, फिर भी माँ बाप रास्ता दिखा सकते हैं, इस पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तबरेज़ खान का लहजा ठहरा हुआ था, नज़र यारम पर मरकूज थी, मगर यारम से ज़्यादा कोई और इस बात को गहराई से महसूस कर रहा था। बासिर खान। बेख्तियार इसकी आंखों के सामने वो लम्हा आ गए जब इसने यारम को ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। तबरेज़ खान के अल्फाज किसी पुराने जख्म पर नमक की तरह पड़ रहे थे। इसने क्यों नहीं अपने बच्चों को याद आती थी? क्यों वो माजी की जंजीरों में जकड़ा रहा और अनजाने में अपने ही बच्चों का हक मार गया? और फिर न चाहते हुए भी अबीरा का चेहरा इसकी नज़रों में लहराया। वो एक झलक, कुछ था इसके चेहरे में, कोई वक़ार, कोई सादगी, और दिल ने बेसाख्ता गवाही दी कि शायद यही वो लड़की थी जो उसके बेटे के लिए बेहतरीन हमसफ़र साबित हो सकती थी। मगर वक्त शायद वो गुजर चुका था, पीछे सिर्फ अफसोस बाकी था। तबरेज़ खान ने कमरे में फैली घुटन को महसूस किया, वो खामोशी जो अल्फाज से ज़्यादा भारी होती है। उन्होंने गहरी सांस ली और सबकी जानिब देखा। रात बहुत हो चुकी है, आप सब आराम करें, इंशाअल्लाह सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें सीधा रास्ता दिखाए। बेशक अल्लाह जानता है कि हमारे लिए और हमारे प्यारों के लिए बेहतर क्या है। इनकी आवाज़ ने जैसे सबको एक आर्जी ठिकाना दे दिया। एक एक करके सब अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगे। कदमों में वो पहले वाली हवक नहीं थी। कमरे पर पुरसुकून आरामदा बिस्तर, और मगर रात इस घर की छत तले कोई भी नींद की वादी में उतरने के काबिल नहीं था। यारम के कमरे में अंधेरा था, वो बिस्तर पर लेटा था, आंखें छत पर जमी थी, चेहरे पर कुछ नहीं था, मगर अंदर सब कुछ था। आर्यान के अल्फाज और अबीरा की खामोश तड़प दोनों इसे चैन से नहीं लेने दे रहे थे। बाहर की खामोशी सिर्फ एक धोखा थी, असल जंग तो अंदर थी, हर दिल में, हर कमरे में, और हर गुजरता लम्हा इससे इस फैसले को ही करीब धकेल रहा था जिससे वो अब तक बचता आया था। कमरे में अंधेरा था, यारम खान की आंखें छत पर जमी थी, खाली बेहरकत, मगर अंदर सब कुछ हरकत में था। किस्मत कितनी अजीब चीज़ है, किसी को सब कुछ देती है, किसी से सब कुछ छीन लेती है। हमने अपने आप को झुकाया गिराया इस रिश्ते के लिए जो निभाना ज़रूरी लगता था, मगर उन्होंने इसकी वफा की कदर न की। और कहीं वो है जिनके लिए दिल चाहता है कि इनकी नज़र उतारे, इनके सदके जाए, मगर वो अपने ही हाथों से खुद को बेमौल कर रही हैं, गैरों के सामने, हमारे ही सामने। ये किस्मत के सितम ज़रफ़ ही नहीं तो और क्या है। इसने सर झटका ख्यालात को परे धकेलने की कोशिश की, मगर ख्यालात कहाँ रुकते हैं, वो लौट आए पहले से भारी होकर। बाहर बारिश बरस रही थी और यारम खान अंधेरे में लेटा, आंखें खुली, नींद कोसों दूर।